प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान पर मैं आपके साथ हार्दिक दवे और मेरी सहयोगी खुशबू खान मेरे साथ लगातार जुड़ी हैं। राजस्थान का महा एग्जिट पोल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार दिखाया जा रहा है और राजस्थान के लिए एबीपी सी वोटर का बता दें एग्जिट पोल सामने है और एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में भाजपा को बहुमत और भाजपा को 94 से 114 सीटें मिलने के आसार हैं। और अगर बात करें कांग्रेस की तो 71 से लेकर 91 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, लेकिन बीजेपी फिर भी पलड़ा भारी रखती है। अन्य को 9 से 19 सीटें मिलने की संभावना, भाजपा को 45%, कांग्रेस को 41% वोट मिलने की संभावना। तो आप देखिए एबीपीसी वोटर के बारे में अगर हम बात करें तो 45 और 41 वोट प्रतिशत में बड़ा ही अंतर नजर आ रहा है इस एग्जिट पोल में। तो हालांकि अगर देखा जाए इससे पहले के इतिहास को 2018 या 2013 के चुनावों को, तो वोटिंग परसेंटेज में अंतर बहुत ज्यादा नहीं होता है राजस्थान में। इस बार जो एग्जिट पोल 41 और 45 का अंतर बता रहा है, ये कितना सही निकलता है और कितना गलत, इसका इंतजार 3 दिसंबर तक के लिए करना होगा। फिलहाल जो आंकड़े आपके सामने हैं वो देख लीजिए। बीजेपी को 94 से 114 सीटें मिलने के आसार हैं और बात करें कांग्रेस की तो 71 से 91 और अदर्स के खाते में 9 से 19 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो एबीपी की बता दें कि सी वोटर के एग्जिट पोल में जो आंकड़ा सामने आया है वो आपको हम दिखा रहे हैं। एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में भाजपा को बहुमत और भाजपा को 94 से 114 सीटें मिलने के आसार। तो कई सारे एग्जिट पोल ऐसे देखे जा रहे हैं जहां पर भाजपा को बहुमत दिखाई जा रही है, लेकिन कई जगह कांग्रेस को भी इस बार निर्दलीय किंग मेकर हो सकते हैं, लेकिन जो बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े वो बीजेपी में सबसे ज्यादा है। तो देखिए खेल बनाते हैं बिगाड़ते हैं, देखने वाली बात होगी। और देखिए तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ दिनेश जी, एसपी मित्तल जी और महेश जी वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ गेस्ट बने हुए हैं। और सबसे पहले दिनेश जी आपके पास आऊंगी। देखिए कि अब जो है ये आंकड़े लगातार जो सामने आ रहे हैं, अब ये एबीपी सी वोटर के जो एग्जिट पोल का जो आंकड़ा सामने है इसमें भाजपा को बहुमत दिखाई दी है, तो ये आंकड़े आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये जिस प्रकार का चुनाव था, जिस प्रकार से मुद्दे बने, जैसे भ्रष्टाचार का राजस्थान के अंदर मुद्दा बन रहा था और बीजेपी कुछ हद तक उसको मुद्दा बनाने में कामयाब भी रही, और इसी प्रकार से कानून व्यवस्था भी राजस्थान के अंदर बहुत बदतर थी और ये भी कानून व्यवस्था भी मुद्दा बन रहा था। और एक तरह से ये कहा जाए तो कुछ सिंबल से कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को के मुद्दों बनाने में बड़ा सहयोग किया। जैसे जयपुर के अंदर वो घटना कि विशेष समुदाय के उस एक बंदे को इन्होंने 50 लाख रुपए दिए, एक नौकरी दी और सरस डेयरी भी देने का आश्वासन दिया। तो वो एक तरह से जिस प्रकार से बीजेपी मुद्दा बना रही थी तुष्टीकरण को, तो उसको मुद्दा बनने में कांग्रेस ने सहयोग कर दिया बीजेपी का। ठीक है। इसी प्रकार से भ्रष्टाचार के अंदर पेपर लीक वाला जो मामला था वो बड़ी तेजी से यूथ के अंदर मुद्दा बन रहा था और बीजेपी ने उसको हवा दी और वो मुद्दा बनता चला गया। इसलिए ये जो जिस प्रकार का सर्वे आया, आपका जो एग्जिट पोल आ रहा है जी, वो उसी की प्रतिध्वनि है और ये वो दर्शाता है कि ये सरकार अनपॉपुलर हो गई है और बीजेपी की तरफ जनता का रुझान है। तो दिनेश जी फिर अगर आप तुष्टीकरण की बात कर ही रहे हैं तो बीजेपी ने इस बार 3 धर्म गुरुओं को इस बार टिकट दिया है। अगर मैं बात करूं तिजारा की, अगर मैं बात करूं हवा महल की और पोखरण की, तीनों ही सीटों पर इस बार पिछली बार के मुकाबले मतदान प्रतिशत में 2 से 5% तक का इजाफा हुआ है। आपको क्या लगता है ये इजाफा किसके लिए फायदेमंद है? नहीं, इसमें दोनों ही प्रकार के ध्रुवीकरण होते हैं ऐसे में जी, और चूंकि ये सामान्यतः ये धारणा रहती है कि एक विशेष प्रकार का वोटर वो भाजपा को वोट देता नहीं है, बस उसका मतदान प्रतिशत ध्रुवीकरण में बढ़ जाता है और घट जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो ध्रुवीकरण है वो बहुत बार भाजपा को फायदा दे जाता है जी, और कुछ मुद्दे या कांग्रेस सरकार के कुछ जो कदम हैं जो दिन रात सोशल मीडिया पर भी बोल रहे थे वो भी उनमें सहयोगी रहे।
इसलिए इसका लाभ एक पार्टी को ही मिलता है ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ जरूर ये थोड़ा सा लग रहा है कि इसका ध्रुवीकरण का लाभ बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। एसपी मित्तल जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, इस बार महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा रही, तो क्या लग रहा है कि इससे जो फायदा किसको ज्यादा मिल सकता है? देखिए, जब हम आधी आबादी की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जो मतदाता को हम ऐसे नहीं बांट सकते कि क्या नाम से महिला मतदाता या पुरुष मतदाता, लेकिन चूंकि आधी आबादी की बात है तो मुझे लगता है कि वो भी अपने विवेक से वोट देते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जब हम युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं में महिलाएं भी शामिल हैं। मैंने ये इसलिए पूछा, देखिए कि चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, दोनों ने जो है साधने की कोशिश पूरी तरह से जो है आधी आबादी को की है। चाहे फोन देने की बात हो, 10,000 रुपए देने की बात हो, चाहे तमाम जो गैस सिलेंडर जिस तरह से कम किए, तो वहां पर 33% की भागीदारी। तो फोकस जो है विशेष तौर पर आधी आबादी पर दोनों तरफ से किया गया है। बिल्कुल खुशबू, मैं वही आपकी बात में कह रहा था कि जब मेरा ये मानना है कि महिलाएं भी पूरे विवेक से वोट देती हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि महिलाओं के लिए अलग से कोई उनका सोच रही होगी। जो मैं युवाओं की बात कर रहा था, युवाओं में महिलाएं भी आती हैं। जैसे मैं रीट परीक्षा की बात करता हूँ, रीट परीक्षा के अंदर 25 लाख क्या नाम से युवाओं ने भाग लिया, उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी। अब यदि वो पेपर आउट हो गया तो स्वाभाविक है कि महिलाओं को भी, जो मतदाता है महिला, उनको भी क्या नाम से इससे पीड़ा हुई है। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हुए जिनसे अब ये कहा जा सकता है कि यदि महिलाओं को कोई आकर्षण रखे गए, मुफ्त की योजनाएं रखी गई है, तो उतनी उनको पीड़ा भी हुई है। आपने देखा हो कि जो क्या नाम से महिला अपराध है, खासतौर से रेप के मामले हैं, उसमें राजस्थान क्या नाम से नंबर 1 पर है। तो हम ये इन चीजों को भी देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि यदि क्या नाम से कांग्रेस ने कोई मुफ्त की चीजें दी, टेलीफोन दिया या 10,000 रुपए खाते में डलाने की बात की, तो दूसरी ओर विपरीत हम देखें तो जिस तरीके से महिला अत्याचार हुए, रेप हुए, पेपर आउट हुए, तो वो भी एक कारण रहा है कि महिलाओं की नाराजगी रही होगी। तो मैं अभी शशि भाई ने जो एक बात की, मैं उसी को और आगे थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ कि ये जो निर्दलियों की बात है, मेरा ऐसा मानना है शशि मोहन जी कि राजस्थान के अंदर जिसको भी मिलेगा उसको पूर्ण बहुमत मिलेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिले, चाहे कांग्रेस को बहुमत मिले। जहां तक निर्दलियों की बात है, मुझे लगता है कि निर्दलीय आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि दोनों ही में हमने बगावत देखी है, भारतीय जनता पार्टी में भी देखी है और कांग्रेस में भी देखी है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि निर्दलीय हमेशा सरकार के साथ जाता है, चाहे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, चाहे कांग्रेस की सरकार बने, वो जिसकी भी सरकार बनेगी निर्दलीय उसके साथ जाएगा, क्योंकि उसको अपने क्षेत्र का विकास करना होता है। पिछले 2018 के अंदर 13 निर्दलीय जीत के आए थे, उसमें से 11 जो है वो कांग्रेस की विचारधारा के थे और मात्र 2 जो थे वो भाजपा की विचारधारा के थे। लेकिन 13 के 13 निर्दलियों ने सरकार को समर्थन दिया। तो सरकार को समर्थन इसलिए दिया ताकि उनके क्षेत्र के विकास कार्य हो सके। जी मित्तल जी, आपके पास आएंगे। महेश जी का रुख कर लेते हैं, चूंकि महिला सशक्तिकरण पर और महिला वोटर्स पर बात करें तो महेश जी, बांसवाड़ा सीट का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है, जहां पर इस बार सर्वाधिक महिला मतदान प्रतिशत रहा है 81.03%। और बांसवाड़ा सीट का जिक्र इसलिए भी करना जरूरी है कि राजस्थान राज्य की पहली महिला विधायक यशोदा देवी वहीं से निकली थी 1953 में। लेकिन बांसवाड़ा सीट पर आपको क्या लगता है, जैसा खुशबू ने जिक्र किया, ये जो महिलाओं का मतदान प्रतिशत है, वाकई ये कुछ नहीं होता? मतदान महिला का, पुरुष का अलग अलग मैटर नहीं करता या करता है? आपको क्या लगता है? खासतौर पर बांसवाड़ा सीट की अगर मैं बात करूं, 81% से ज्यादा महिला वोटर्स। देखिए, एक तो मैं बता दूं कि आदिवासी के अगर जनगणना के आधार पर आंकड़ों को देखा जाए तो महिलाएं अधिक हैं। एक तो ये बात है, तो प्रतिशत उसमें इसको भी एक फैक्ट माना जाए कि वो मतलब करेक्ट है, जो महिलाएं ने ज्यादा वोट दिया है। अब रहा सवाल कि महिलाओं को मतलब जो जितने साधन दिए गए हैं या जो उपलब्ध कराए गए या फ्री जो स्कीम्स जो दी गई हैं, तो उसका लाभ कितना रहता है ये सोचने की बात है। तो ये इसमें कि जो गैस सिलेंडर एक ऐसी चीज है जहां पे कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को डाउन करने की फिराक कर रही है। जैसे 500 का सिलेंडर की कांग्रेस ने घोषणा की थी, उसकी तुलना में बीजेपी ने 450 की सिलेंडर की बात कह दी। और अब जो है कांग्रेस ने पलट के एकदम उसको ये कह दिया कि अगली बार हमारी सरकार बनी तो हम 400 की करते गैस सिलेंडर को। तो ये कहीं ना कहीं मतलब जो लोग मतलब महिलाओं के लुभाने के लिए एक ये बहुत बड़ा दाव खेला गया है। और साथ ही यूथ में जहाँ है कांग्रेस ने कोशिश की है कि उनको छात्रों को या जो है कि टैबलेट दें या मतलब मोबाइल दें उनको, मतलब क्या कहते हैं किसी तरह की। तो ये
एक तरह से ये मैं कह रहा हूं कि जो आधी दुनिया को सारे दल प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा ने जब आरक्षण की बात कही तो कि मतलब आरक्षण का जो मुद्दा था केंद्र सरकार का, तो महिलाओं को आरक्षण का जो दिया तो वो भी एक बड़ा प्ले कर रहा है। अब ये देखना ये कि उसको बीजेपी की घोषणाएं ज्यादा पसंद आई है या कांग्रेस की घोषणाएं हैं। अगर ये बात जो सही रही तो ये मान के चलिएगा कि फिर अगर बांसवाड़ा का उदाहरण देखें तो ये एक ये भी है उसमें फैक्ट कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति जो बनाया गया है, तो वो एक फैक्ट भी अदृश्य तौर पर काम करेगा कि महिलाओं, पहली बार आदिवासी महिलाओं को खास तवज्जो दी जा रही है कि हमारा प्रतिनिधि कोई मतलब क्या कहते हैं महिला और वो भी आदिवासी, तो वो एक काफी कुछ उस रिजल्ट का एक प्रभावित कर सकता है। ये मुद्दा जो है प्रभावित कर सकता है। ठीक है शशि, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ, देखिए कि युवा मतदाताओं की बात करें और खास तौर पर फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें तो इनका रुख क्या कह रहा था जब आप ग्राउंड जीरो पर थे, जब आप बातचीत कर रहे थे? देखिए युवाओं का रुझान अलग अलग है। किसी एक वर्ग का, चाहे युवाओं की बात कर लें, महिलाओं की बात कर लें, आप आरक्षित वर्ग की बात कर लें, एक सा रुझान हो ऐसा नहीं मिलता है। हाँ, ये जरूर है कि पिछले कुछ समय में ये बदलाव देखने को मिला कि योजनाओं और विकास की बजाय लोग बाग राष्ट्रवाद को तरजीह देने लगे हैं। कई बार युवा जो पढ़े लिखे हैं, IITian हैं और बड़े कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, कई अपने घर से दूर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, वोट देने आते हैं लेकिन फिर वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद को वोट किया उन्होंने। तो सवाल ये है कि किस राष्ट्रवाद की बात लोग कर रहे हैं? क्या राष्ट्रवाद केवल एक पार्टी की बात करना राष्ट्रवाद है? क्या देश के विकास की बात करना राष्ट्रवाद है? क्या देश के गौरव की बात करना राष्ट्रवाद है? आखिर वो किस भावना को दर्शाते हैं? और वोटर्स की बात कर लें यूथ की, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही यूथ को टारगेट करते हुए दिखे हैं। बीजेपी फर्स्ट टाइम वोटर्स को लंबे समय से टारगेट कर रही है, पिछले 2 चुनाव से टारगेट कर रही है, खासतौर से 2014 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले के विधानसभा चुनाव देखें 2013 के तब से। और कांग्रेस ने भी इस बार विशेष फोकस किया है यूथ के ऊपर। अब सवाल यह है कि पेपर आउट हुए, मित्तल साहब ने फरमाया 25 से 26 लाख लोग बैठे जिनमें फीमेल कैंडिडेट भी थी, मेल कैंडिडेट भी थे, सभी परेशान हुए। लेकिन कौन सी सरकार आकर ये शपथ पत्र कह देगी? क्या नेता गंगाजल हाथ में लेकर ये दावा कर देंगे कि उनकी सरकार रहते कोई पेपर आउट नहीं होगा, पेपर आउट हुआ तो दोषी को सख्त से सख्त सजा मिलेगी? थोड़ी देर पहले निमिषा जी बात कर रही थी, वो थोड़ी भी गुंजाइश नहीं छोड़ रही थी। उन्हें लगा कि परिसीमन भी अभी करा लेते हैं और अभी सारी सीटें जो परिसीमन के बाद विस्तार होगा उनमें से ही बांट लेते हैं। तो बीजेपी को 173 प्लस दे देना, कांग्रेस को इकाई में छोड़ देना, यह भी कहीं से न्याय संगत इसलिए नहीं लगता क्योंकि लोकतंत्र में अगर विपक्ष की जगह नहीं होगी, भले विपक्ष में कोई भी बैठे, कांग्रेस बैठे, बीजेपी बैठे, वो एक अलग बात है, लेकिन विपक्ष की जगह नहीं होगी तो सरकार को दोष दर्शन कराने वाला कौन रहेगा? क्या सरकार के किसी भी काम पर किसी तरह की लगाम नहीं रहनी चाहिए? सवाल यह है। और यही सोच यूथ में दिखती है। कुछ यूथ कहते हैं कि वो विकास के एजेंडे पर वोट करते हैं, कुछ यूथ कहते हैं वो राष्ट्रवाद के एजेंडे पर वोट करते हैं, कुछ यूथ को जो फ्रीबीज है कांग्रेस सरकार की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफर की गई वो पसंद आई। लेकिन कुछ युवा ये सवाल उठाते दिखे कि भाई आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन के समय लैपटॉप का वादा तो कर रहे हैं, लेकिन ये लैपटॉप है या टैबलेट है इसको आप क्लियर नहीं कर रहे हैं। आप केवल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को देंगे या जो पहले से पढ़ रहे हैं ये साफ नहीं कर रहे हैं। आप केवल सरकारी कॉलेज के स्टूडेंट को देंगे ये आपने साफ कर दिया। लेकिन ऐसे कितने युवा होते हैं जिनकी सरकारी कॉलेज में एडमिशन होता है, क्योंकि सरकारी कॉलेज में कॉलेज भी लिमिटेड है और सीट भी लिमिटेड है। तो ये सारे पहलू अलग अलग होते हैं और यूथ लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर है, इतना तय बात है। क्या पेपर लीक भी मुद्दा रहा? शशि। बिल्कुल खुशबू, पेपर लीक मुद्दा रहता है और पेपर लीक ऐसे लोगों के लिए जरूर मुद्दा रहता है जो उस परीक्षा में बैठे हैं, जिन परिवारों के बच्चे उस परीक्षा में बैठे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या पेपर लीक के बाद जो कार्रवाई हुई राज्य सरकार की तरफ से उससे लोग संतुष्ट हैं? देखिए दो पहलू हैं। एक पहलू ये कहता है पेपर लीक हुआ, लोगों का श्रम, लोगों की मेहनत,
उनका समय जाया हुआ। दूसरा पहलू ये कहता है, और इससे लोगों में नाराजगी हुई, लेकिन दूसरा पहलू ये कहता है कि किसी के साथ अनफेयर काम नहीं हुआ। कोई जो पेपर लीक करने वाले लोग थे, जो पेपर खरीद करके भर्ती होने वाले लोग थे, उनकी भर्ती हो गई हो सरकारी नौकरी में, और जो पात्र व्यक्ति है, जिस स्टूडेंट ने मेहनत की है, वो वंचित रह गया हो। ये भी तो नहीं हुआ। दूसरा पहलू भी आप उसको देखना चाहिए। हो सकता है, ये भारतीय न्याय की अवधारणा है कि भले ही 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। उसी तर्ज पर ये मान लीजिए आप कि एक भी अनफेयर सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, भले आपको परीक्षा दोबारा करानी पड़े, तिबारा करानी पड़े। हालांकि हम पेपर लीक में सरकार की पैरवी कतई नहीं करते, ना कर सकते हैं। अगर पेपर लीक हुआ है तो ये सरकार की खामी है, और सरकार को शशि मोहन, चूंकि आपने एक दूसरा पक्ष रखा है, तो इसका एक पक्ष ये भी हम मान सकते हैं कि जब पेपर करवाए जाते हैं तो ये एक प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया में सरकार की ओर से पैसा लगता है। वो पैसा आपकी हमारी जेबों से जाता है। तो जब वो इतना पैसा लगता है, पेपर होते हैं और फिर अचानक से पेपर कैंसिल करने पड़ते हैं कारण कि लीक हो गया, तो कहीं ना कहीं उस एंगल से भी हमें सोचना चाहिए कि हमारा पैसा कहां बर्बाद हो रहा है एक टैक्स पेयर के तौर पर। मैं विष्णु का रुख कर लेता हूं। विष्णु, यूथ की हम बात कर रहे थे, यूथ मतदाताओं की, मैं यूथ उम्मीदवारों की बात करता हूं। क्या अभी जो ये एग्जिट पोल सामने आ रहा है, जिसमें बार बार कांग्रेस को कम सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, इसका कारण यह है कि कांग्रेस को जादूगर के जादू पर ज्यादा भरोसा है और युवा सचिन पायलट पर कम? युवा चेहरे पर भरोसा न करना क्या कांग्रेस के लिए हानिकारक साबित हो रहा है? आपको ऐसा लगता है इस एग्जिट पोल को देखकर, विष्णु? हार्दिक, एक बात तो ये समझनी होगी कि अब की बार जो यूथ से जुड़ा है, यानी फर्स्ट टाइम वोटर है, वो करीब 50 लाख के करीब पूरे राजस्थान में जुड़े हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात तो ये है कि 50 लाख वोटर काफ़ी है, क्योंकि 1.5 लाख वोटों से सरकार पिछली बार बदल गई थी। तो 50 लाख वोटर अगर जुड़ता है और वो किसी पार्टी के साथ जुड़ता है, तो कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा, और साथ में जो पार्टी का बहुमत है वो भी मिल सकता है उसको। दूसरी बात, रही बात युवाओं की बात, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों में यूथ को प्रभावित करने के लिए कई योजनाएं दी, कई जो वादे हैं वो किए गए। पेपर लीक के बाद जैसे अभी सहयोगी ने कहा था कि पेपर लीक हुआ और इसको बीजेपी ने शुरू से मुद्दा बनाया और आखिर तक मुद्दा बनाते रहे। अभी भी अगर बात करते हैं बीजेपी नेता तो इसके इर्द गिर्द ही करते हैं। रही नेताओं की बात की, यहाँ जो पार्टियां हैं वो तरजीह किसको दे रही हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की आपने बात की जी, तो लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो थे वो चौथी बार खुद को प्रेजेंट करते आ रहे थे। पार्टी में कहीं ना कहीं बात उठ रही थी यूथ की, तो ऐसे में वो एक नाराजगी युवाओं में हो सकती है, क्योंकि लगातार सचिन पायलट ने अजमेर से जयपुर तक एक पदयात्रा भी निकाली थी, और उस पदयात्रा को देखा जाए तो उसमें बड़ी संख्या में मुद्दा वही था, पेपर लीक वाला, और उसमें बड़ी संख्या में युवा शामिल भी थे। तो ऐसे में यूथ का मामला था। दूसरी बात, बीजेपी की बात करें तो वहाँ भी यूथ का मुद्दा लगातार छाया रहता है, यूथ को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, और वो कहा जा रहा है कि बीजेपी में जो जिला अध्यक्ष अभी तय किए गए थे वो ज़्यादातर यूथ है। टिकट वितरण में भी हालांकि यूथ का दावा किया गया, लेकिन कहीं कहीं देखा जाए तो कुछ उम्रदराज नेता भी उसमें शामिल है। जीत उनका समीकरण था। तो युवा कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की जो दूरी थी वो युवा थे, और वो दोनों ही चाहते थे कि युवा उनके पक्ष में वोट करे। बीजेपी की ओर से 9 मतदाता अभियान भी चला गया युवाओं को पार्टी की। लेकिन दिनेश जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। जाहिर तौर पर हम युवाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखा गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार लोगों के बीच में बने रहे, हर एक इंसान से अपने आप को जोड़ के देखा। उन्होंने ये भी कह दिया कि मान के चलो 200 सीटों पर मैं ही चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या ये फैक्टर जो एंड में था ये काम आएगा या आया होगा? खुशबू, इसके साथ एक इमोशनल एंगल भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि राजस्थान को गले लगाना, अपना गाना पोस्ट दिनेश जी करना। जवाब दे रहे हैं। अशोक गहलोत, तो तेरे से बेर नहीं, विधायकों की खेर नहीं, जी, ये चीज भी हावी रही। विधायकों की खेर नहीं, ये मुद्दा ये हर विधानसभा में या कमोबेश अधिकतम विधानसभाओं में देखने को मिला। और पेपर लीक वाला जो मुद्दा है उसके ऊपर तो सरकार एक तरह से फेल होती हुई नजर आई। एक पेपर लीक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 17, 18 पेपर लीक, या जो भी परीक्षा लगी उन सबके पेपर लीक होते चले गए, और सरकार केवल इसमें ही वाहवाही लूटती रही कि हमने पहला पेपर लीक हुआ तो उसको 1 महीने में पकड़ लिया, दूसरा पेपर लीक हुआ तो उसको 15 दिन में पकड़ लिया दोषियों को, तीसरा पेपर लीक हुआ तो उसको 7 दिन में हमने दोषियों को पकड़ लिया।
लेकिन चौथा दिनेश जी, लीक इसमें भी हुआ, कोई दो राय तो नहीं है। हमने 3 पेपर दिन लीक में का पकड़ मुद्दा जो लिया। इतना इसी ये बात देखा में जाए तो वो जिस तरह से अपनी कांग्रेस ने कहा बीजेपी शासित प्रदेशों में भी होता है और पिछली सरकारों में भी हुआ है, तो इस चीज से तो जो है ये जो है एक बड़ा फैक्टर है कि इस बार कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा पहले भी पेपर लीक हुए हैं, बीजेपी शासित प्रदेशों में भी हो रहे हैं, लेकिन हमने कार्रवाई की है और कार्रवाई दिखी है, ये उन्होंने बात कही है। लेकिन बीजेपी शासित प्रदेश हो या अन्य कांग्रेस शासित प्रदेश हो, जिस हिसाब से राजस्थान में पेपर लीक हुए हैं, ऐसा शायद कोई दावा नहीं करेगा कि और कहीं हुआ है या हर पेपर लीक हुआ है। जो भी एग्जाम हुआ है उसका हर पेपर लीक हुआ है, ऐसा शायद कहीं देखने को नहीं ठीक है मिलेगा। दिनेश जी, महेश जी का एक बार और रुक फिर कर लेते हैं। उसमें भी भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा सा दिखाई दे रहा है, और वो भी शिक्षा मंत्री के रिश्तेदारों का सिलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। अखबार मीडिया नहीं, पर वो में तो केवल मुद्दे आरोप बन है ना, रहे हैं। उनकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। नहीं, ठीक है। आरोप भी तो आरोप ठीक है, है। लेकिन जनता ठीक के है। लिए तो मुद्दे है ना वो। ठीक है, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। अभी हम एक बार महेश जी का रुख कर लेते हैं। महेश जी, अभी युवाओं की बात हो रही है, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ की बात हो रही है, और खुशबू ने जिक्र किया कि बीजेपी शासित राज्यों में भी होता है। मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो एमपीपीएससी के जो रिजल्ट हैं वो 3-3, 4-4 और 5-5 साल बाद आते हैं। वहां पर भी युवाओं को हाईकोर्ट जाना पड़ता है। तो मध्य प्रदेश शासित राज्यों में भी कोई स्थिति ठीक नहीं है, वहां भी युवाओं के साथ खिलवाड़ होता है, और मध्य प्रदेश तो जाना ही व्यापम घोटाले के लिए जाना जाता है। तो क्या आपको यह नहीं लगता कि राजस्थान सरकार को या कांग्रेस सरकार को या अशोक गहलोत को जबरदस्ती खींचा जाता है आरपीएससी धांधली और पेपर लीक जैसे मामलों में? देखिए, ये रहा है, ये देखिए सब जगह कोई भी ऐसी सरकार नहीं है, किसी भी स्टेट की सरकार नहीं है जहाँ पे पेपर लीक नहीं है। एक पर्टिकुलरली मतलब कहता है किसी सरकार को यार उसको टारगेट नहीं किया जा सकता। बात ये व्यवस्था का सवाल आता है, हाँ, कि ये गिरोह कहाँ से सक्रिय हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, किसको इनको तोड़ने की आवश्यकता है, कि किस तरह से हमारी ये जो व्यवस्था को ये बिगाड़ रहा है। तो इसके लिए सख्त कानून भी बना दिए सब। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ऐसा सख्त कानून बनाने के बाद में भी होता क्या है, हाँ, उसका उल्लंघन भी होता है जी। बावजूद इसके कितना ही कड़ा कानून बना दीजिए, लेकिन ये आता है नैतिकता से जुड़ा हुआ मामला, कि आपको कि भविष्य को कैसे बनाना है, किस तरह का बनाना है। ये पेपर आउट होने की या लीक होने की या पेपरों की नकल हो जाने की, ये सारी जो चीजें हैं, ये आज की बात नहीं है। 20, 25, 30 साल भी अगर पहले चले जाओ तब भी ये मामले आते रहे। तो महेश जी, चुनौती तो मतदाता के सामने यही पेश होती है ना, कि बात गोल गोल घूमकर वहीं आ जाती है कि चाहे हम बीजेपी को चुने या कांग्रेस को चुने, पेपर लीक तो होंगे, धांधली तो होगी, भ्रष्टाचार तो होगा। विकल्प क्या है? दोनों ही पार्टियां यही कर रही हैं। व्यवस्था परिवर्तन कौन करे, नई हवा नई बयार कौन लाए, यही तो सवाल है। और इस सवाल पर जब वोट डाले जाते हैं तब देखना होता है कि 3 दिसंबर को किसके फेवर में इस बार हवा चल रही है। आप सभी मेरे साथ लगातार बने रहिए, हम यहां पर महा एग्जिट पोल आपको लगातार दिखाते रहेंगे। प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान पर एक एक अपडेट आपके सामने आ रही है। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए।